अध्याय 31। फंसाने की तकनीक। आरुष उलझन में था। उसने पहले कभी इस तकनीक के बारे में नहीं सुना था। छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? क्या ये दूसरों को लूटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है? हाँ, आरुष ने सिर हिलाया। नहीं, शुक्रिया। दूसरों को लूटना उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध था, इसलिए उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और रात को ही सो जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह गुरुराज अकादमी की पोशाक पहने एक वृद्ध व्यक्ति सान्याल निवास पर आए। आरुष अभी बिस्तर से उठा ही था कि अनुपमा अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। वह स्तब्ध रह गया और कुछ कहने ही वाला था कि अनुपमा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। वह आरुष को घसीटते हुए सान्याल निवास के प्रशासनिक कक्ष में ले गई। प्रदीप और अनिकेत भी प्रशासनिक कक्ष में थे, साथ में गुरुराज अकादमी का वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। आरुष थोड़ा हैरान हुआ। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराया, क्या तुम शायद आरुष हो? आरुष ने हल्के से सिर हिलाया, सच में सीनियर, आप हैं। उस बुजुर्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं गुरुराज अकादमी के समारोह विभाग का प्रमुख हूं, जतिन। मैं आपको परसों होने वाले स्वागत भोज में आमंत्रित करने आया हूं। स्वागत भोज? आरुष ठिठक गया। उसने अनुपमा की तरफ शक भरी नजर से देखा। अनुपमा मुस्कुराई और समझाया, यह एक ऐसा भोज है जिसमें सभी 360 राज्यों के प्रतिभाशाली लोग शामिल होंगे। ये सालाना आयोजित होता है और हर बार 100 से भी कम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आरुष तुरंत समझ गया कि अनुपमा क्या कहना चाह रही थी। प्रदीप अनुपमा के बगल में खड़ा होकर बहुत खुश दिख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि इससे पहले कभी भी विजयगढ़ की गुरुराज अकादमी को ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी के स्वागत भोज में आमंत्रित नहीं किया गया था। और इसलिए आरुष और भी हैरान था। उन्होंने मुझे स्वागत भोज में क्यों बुलाया? प्रदीप समझ गया कि आरुष के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन आरुष पहले बोला और पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं ही अकेला हूं जिसे विजयगढ़ से बुलाया गया है? जतिन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। आरुष चुप हो गया। स्वागत भोज में उसकी तुरंत रुचि खत्म हो गई। मैं घर पर रहकर साधना पर ध्यान देना पसंद करूंगा। यह एक बेकार सामाजिक गतिविधि है, इसलिए हो सके तो इससे बचना चाहूंगा। प्रदीप ने आरुष के मन की बात समझ ली और जल्दी से बोला, छोटे आरुष, दूसरे राज्यों की युवा प्रतिभाओं से घुलने मिलने का यह एक शानदार मौका है। तुम्हें इस प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहिए। मना? जतिन थोड़ा चौंका। आखिरकार उसने आरुष के उदासीन भाव देखे और उसे अचानक मिले आदेश याद आ गए, सो उसने जल्दी से कहा, चलो। विजयगढ़ से 4 प्रतिभाओं को आने की अनुमति है। प्रदीप और बाकी लोग दंग रह गए। 4? सचमुच? ऐसा लग रहा था कि जतिन अभी भी आरुष के इनकार से डर रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी अंगूठी से 4 निमंत्रण पत्र निकाले और आरुष के हाथों में थमा दिए। यंग लॉर्ड, ये कार्यक्रम परसों शाम को शुरू हो रहा है। कृपया देर न करें, मैं चलता हूँ, जतिन ने भागते हुए जाने से पहले कहा। दृश्य इतना विस्मयकारी था कि प्रदीप को पूछना पड़ा, छोटे आरुष, क्या तुम ऊपरी क्षेत्र के गुरुराज अकादमी से किसी को जानते हो? आरुष ने सिर हिलाया। वह हल्के से हंसा और बोला, नहीं। प्रदीप ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर क्यों? आरुष ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कुछ पता नहीं। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, कारण मायने नहीं रखता, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें आमंत्रित किया गया। प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में? आरुष ने अपने हाथ में लिए 4 निमंत्रण पत्रों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। अगर वह अकेला वहां जाता तो बोरिंग होता, लेकिन काव्या साथ होती तो बात ही अलग होती। सच कहूं तो उसे सिर्फ 2 निमंत्रण पत्रों की जरूरत थी। वैसे भी सूरज और मोहन वहां क्यों जाएंगे? फिर भी आरुष ने उन्हें निमंत्रण पत्र देने के लिए उनकी तलाश करने का निर्णय लिया। मोहन ने निमंत्रण पत्र की ओर देखा और पूछा, स्वागत भोज? आरुष ने सिर हिलाकर बताया, गुरुराज अकादमी का एक प्रतिनिधि यहां आया था और मुझे निमंत्रण पत्र दिया था। मोहन को आरुष की बातें संदेह भरी नजरों से देखने लगी। काव्या ने पूछा, क्या आप ऊपरी क्षेत्र के गुरुराज अकादमी से किसी को जानते हैं? आरुष ने अपना सिर हिलाया। काव्या ने भौहें चढ़ाईं, शायद हमारे अलावा किसी और को पता हो कि तुम तलवारबाज हो। आरुष चुप रहा। इस आमंत्रण के पीछे जरूर कोई वजह होगी, आरुष ने सोचा, लेकिन मोहन ने उसे विचारों से हटा दिया। मैं आप लोगों को कुछ दिलचस्प बात बताने आया हूं। आरुष, काव्या और सूरज ने मोहन की ओर देखा। वह हंसा और आगे बोला, देवगिरी और नीलगिरी के प्रतिनिधि शहर पहुंच चुके हैं और अभी गुरुराज अकादमी में हैं। आरुष की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कितने प्रतिनिधि भेजे? नीलगिरी ने केवल एक प्रतिनिधि भेजा है। उसका नाम लोकेश है।
उसकी साधना का आधार और समग्र कौशल अज्ञात है। सूरज ने भौहें चढ़ाई, सिर्फ एक। मोहन ने सिर हिलाया, हाँ वही अकेला है। काव्या ने कहा, या तो नीलगिरी में पिछले 10 वर्षों में भारी गिरावट आई है, या फिर लोकेश बेहद प्रतिभाशाली हैं। मोहन बुदबुदाया, मुझे पूरा यकीन है कि बात दूसरी वाली ही है। नीलगिरी ने 3 महान लोगों को जन्म दिया है, इसलिए वे बार बार देवगिरी के हाथों दबने नहीं देंगे। लोकेश जरूर बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होगा। आरुष ने सिर हिलाया और पूछा, देवगिरी के बारे में क्या ख्याल है? मोहन ने जवाब दिया, उन्होंने 3 प्रतिनिधि भेजे, 2 पुरुष और 1 महिला। पुरुषों में से एक का नाम निशांत है, जबकि महिला का नाम चांदनी है। वे कितने मजबूत हैं, मुझे पता नहीं है। आरुष ने भौहें चढ़ाई। मोहन ने आगे कहा, हालांकि सभी जानते हैं कि देवगिरी हमेशा अपने 10 वर्षीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए अपने 3 प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु अपनी स्वयं की चयन प्रतियोगिता आयोजित करता है। मैंने सुना है कि वहां के छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से कड़ी होती है। वे केवल 3 प्रतिनिधि ही भेज सकते हैं। आरुष ने पूछा। मोहन ने सिर हिलाया। शीर्ष 10 में शामिल कोई भी राज्य केवल 3 प्रतिनिधि ही भेज सकता है, और यह सब दूसरे राज्यों को मौका देने के लिए है। और इसलिए शीर्ष 10 राज्यों में चयन प्रतियोगिता बेहद कड़ी होती है। मैंने सुना है कि देवगिरी की चयन प्रतियोगिता किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कहीं अधिक कठिन होती है। मुझे लगता है कि 10 वर्षीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए देवगिरी के 3 प्रतिनिधियों में से एक चुना जाना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन होगा। तुमने कहा था कि देवगिरी ने 2 आदमी और 1 औरत भेजी थी, है ना? दूसरे आदमी के बारे में क्या ख्याल है? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वह रहस्य के ऐसे पर्दे में छिपा है जिसे मैं भी नहीं भेद पाया। मुझे लगता है कि जब युद्ध प्रतियोगिता शुरू होगी तो हमें उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। नीलगिरी 3 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति भेजा। यह अजीब है, काव्या बुदबुदाई। मोहन ने सिर हिलाया। यह अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि नीलगिरी कुछ छिपा रही है, वरना सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने का उनका फैसला बेमानी होता। आखिरकार देवगिरी 100 साल से भी ज्यादा समय से उनका दमन कर रहा है। बिना किसी छिपे हुए हथियार के उनके लिए ये युद्ध प्रतियोगिता जीतना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है कि वे बिना लड़े विश्व नंबर 1 की पट्टिका छोड़ देंगे। आरुष की जिज्ञासा बढ़ गई। विश्व नंबर 1 पट्टिका? हाँ, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतने पर आपको कई अलग अलग इनाम मिलेंगे, लेकिन आपको एक पट्टिका भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा विश्व नंबर 1। उस पट्टिका को वापस विजयगढ़ ले जाओ और हर कोई तुम्हें देवता की तरह पूजेगा। तुम अगले 100 सालों तक युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी बनोगे। मोहन ने समझाया। आरुष ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। प्रथम स्थान पाने का उसका दृढ़ संकल्प पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मोहन ने आगे कहा, दरअसल ये दशकीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता सिर्फ सम्मान की लड़ाई है। देवगिरी अपने सम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे राज्य अपना सम्मान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, ये हर राज्य के सर्वश्रेष्ठ युवाओं के बीच की लड़ाई है। सूरज ने पूछा, क्या आपने अन्य राज्यों की प्रतिभाओं के बारे में सुना है? मोहन ने कहा, दशवार्षिक मार्शल प्रतियोगिता में हमेशा ही कुछ अज्ञात टीमें रहीं, लेकिन अंत में देवगिरी ने हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। देवगिरी वास्तव में एक शक्तिशाली राज्य है जो तलवारबाज की जन्मभूमि होने की प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। देवगिरी की ताकत इतनी भयावह है कि दूसरे राज्य उनका सामना करने में खुद को असहाय महसूस करते हैं। तलवारबाज, यह एक ऐसा नाम था जो सभी को विस्मय से भर देता था। तलवारबाज ही उस शांति का कारण था जिसका आनंद ब्रह्मांड ले रहा था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि हमें स्वागत भोज में बुलाया जाएगा। हम वहां देवगिरी और नीलगिरी की असाधारण प्रतिभाओं से जरूर मिलेंगे, ठीक है? मोहन हंसा और बोला, हम देवगिरी और नीलगिरी की प्रतिभाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ गुरुराज अकादमी की प्रतिभाओं के बारे में कुछ पता है? तीनों ने अपना सिर हिलाया। मोहन ने आगे कहा, अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी की मुख्य छात्र प्रतिनिधि दिशा नाम की एक युवती है, और वह पूरे अपर रियल्म में सबसे खूबसूरत महिला होने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे खूबसूरत महिला? आरुष ने काव्या की तरफ तिरछी नजर से देखा। काव्या मुस्कुराए और पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आरुष बिना कुछ कहे शर्म से मुस्कुराया। काव्या ने मोहन की ओर देखा और पूछा, क्या वह स्वागत भोज में शामिल होने जा रही है? मोहन ने जवाब दिया, जरूर, वह जरूर आएगी। आखिरकार वह आयोजक है। काव्या ने आरुष की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, लगता है स्वागत भोज में तुम देख लोगे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है।
आरुष केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। मोहन ये दृश्य देखकर हंसा और बोला, हमें एक और बात याद रखनी है। गहन आकाश वंश की प्रतिभाएं भी इस दशकीय युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उनके 4 प्रतिनिधि हैं और उनका नेता राघव है। मैंने सुना है कि वह पिछली सहस्राब्दी में गहन आकाश वंश की सबसे असाधारण प्रतिभा है। मोहन ने कहा, प्रोफाउंड स्काई कबीला निश्चित रूप से मार्शल प्रतियोगिता के दौरान हमें निशाना बनाएगा। हमें उनसे सावधान रहना होगा। गहन आकाश कबीला। आरुष शांत रहा और बोला, ये ठीक है, हम मार्शल प्रतियोगिता के दौरान पहले उनसे छुटकारा पा लेंगे। मोहन हंसते हुए बोला, ठीक है, हमें पहले उनसे निपटना होगा। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, खैर, मजे से बातें करो, मैं खेती करने जा रहा हूँ। मोहन मुड़ा और चला गया। रुको, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, सूरज जल्दी से चिल्लाया और मोहन के पास दौड़ा। इस बीच काव्या ने अंततः आरुष के आभामंडल में परिवर्तन देखा। क्या आपने कोई सफलता हासिल कर ली है? उसने पूछा। आरुष ने सिर हिलाया, हाँ। काव्या मुस्कुराई और बोली, युद्ध प्रतियोगिता 2 महीने से भी कम समय में शुरू हो रही है। युद्ध प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तुम्हें स्पेस टाइम दायरे में पहुंचना होगा। आरुष ने एक बार फिर सिर हिलाया। उसे कई प्रतिभाओं से मुकाबला करना था और वह उन्हें कम नहीं आंक सकता था। वह तलवारबाज तो था, लेकिन अजेय नहीं था। आत्मविश्वास बहुत अच्छा था, लेकिन कोई भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता था। काव्या खड़ी हुई और बोली, मैं भी खेती करने जा रही हूँ। स्वागत भोज वाले दिन मिलूंगी। उसके बालों में तितली हेयरपिन देखकर आरुष मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा। इतना कहकर काव्या चली गई। हालांकि आरुष उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। वह भी साधना करना चाहता था, लेकिन उसके पास केवल 2000 से भी कम स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल बचे थे। स्पेसटाइम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे इससे भी ज्यादा की जरूरत थी। उसने अपने ज्येष्ठ से पूछने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि अनुपमा अमीर नहीं थी। काव्या अचानक रुक गई। उसने मुड़कर आरुष की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पास कितने सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल बचे हैं? आरुष ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2000। ये बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, आरुष ने शुरू किया। हालांकि काव्या ने उसे बीच में ही टोक दिया, जाकर कुछ उधार लेना चाहोगे? आरुष हैरान था, उधार? काव्या ने सिर हिलाया और समझाया, आप अमर खजाना मंडप से आध्यात्मिक क्रिस्टल उधार ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्याज देना होगा। उदाहरण के लिए 10,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल उधार लेने का मतलब है कि आपको अगले महीने 10,100 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल वापस करने होंगे। अगर आप 100,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल उधार लेते हैं, तो आपको अगले महीने लगभग 130,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल चुकाने होंगे। आरुष का चेहरा उतर गया और वह चिल्लाया, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। ये किसने सोचा? हद हो गई। छोटे पगोडा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 32। मुझे तो पता ही नहीं था कि वे इतनी डरावनी ब्याज दर पर लोन देते हैं। आरुष के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसे सचमुच अंदाजा ही नहीं था कि इमोर्टल ट्रेजर्स पवेलियन एक लोन देने वाली संस्था भी है। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हमें लोन मिलेगा? ये दिनदहाड़े डकैती है, इसलिए हमें ऋण मिलने की कोई संभावना नहीं है। आरुष ने अपना सिर हिलाया, लेकिन गहरे चिंतन में डूबते हुए उसे कुछ सूझा। कुछ क्षण बाद वह अपने विचारों से बाहर आया और बोला, क्या वे खजाने खरीदते हैं? काव्या ने पूछा, क्या आप वह गोली बेचने जा रहे हैं? आरुष ने सिर हिलाया। अभी उसके पास एक पृथ्वी श्रेणी और एक आकाश श्रेणी राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली थी। वे अब उसके काम की नहीं थी, इसलिए वह उन्हें सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले बेच सकता था। उसके पास अभी भी एक पृथ्वी शिरा थी, लेकिन वह उसे अमर खजाने के मंडप में नहीं बेच सकता था। पृथ्वी शिरा सिंह वंश को जा रही है। आरुष सिंह वंश को पृथ्वी शिरा तभी देने वाला था जब वे वैजेगल के सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक बन जाएं। आखिरकार पृथ्वी शिरा उस कुल के लिए विनाश का कारण बन सकती है अगर वे उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो। चूंकि तुम उस रास्ते पर जा रही हो, तो तुम मुझे जो गोलियां दी थीं, उन्हें भी बेच सकती हो, काव्या ने कहा। उसने अभी तक आरुष से मिली 2 राक्षसी आंतरिक गोलियां इस्तेमाल नहीं की थीं। आरुष ने सिर हिलाया। चल दर। इसके साथ ही दोनों सान्याल निवास से निकलकर अमर खजाने मंडप की ओर चल पड़े। इस शहर में इमोर्टल ट्रेजर्स पवेलियन की शाखा शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त सड़क पर स्थित थी, और यह शाखा इतनी बड़ी थी कि 200 हेक्टेयर जमीन पर फैली हुई थी। इमोर्टल ट्रेजर्स पवेलियन शाखा में पहुंचकर आरुष और काव्या दंग रह गए। कितना शानदार!
वे अमर खजाने के मंडप की एक शाखा के सामने खड़े थे, लेकिन उनके सामने वाली इमारत किसी भी दूसरी इमारत जैसी नहीं थी। वह 9 मंजिला थी और उसके दरवाजे खुले हुए थे। इमारत में लोगों का आना जाना लगातार जारी था। आरुष और काव्या अंदर आए और एक अच्छी तरह से तैयार महिला उनकी ओर बढ़ी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अच्छे कपड़े पहने महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। काव्या ने जवाब दिया, हम यहाँ खजाने बेचने आए हैं। कृपया मेरे पीछे आओ। अच्छे कपड़े पहने महिला आरुष और काव्या को कहीं ले गई। जल्द ही आरुष और काव्या खुद को लोगों से भरे एक हॉल में पाया। लोग 12 काउंटरों के सामने कतार में खड़े थे। आरुष को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या वे भी यहाँ बेचने आए हैं? अच्छे कपड़े पहने महिला ने पुष्टि की, हाँ, वे यहाँ खजाना बेचने आए हैं। आरुष ने सिर हिलाया। झिझकते हुए उसने एक आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली निकाली और कहा, क्या तुम इसे देख सकते हो? अच्छे कपड़े पहने महिला की आंखें चमक उठीं और वह भी खिलखिलाकर मुस्कुराए। मैं समझ गई, कृपया मेरे पीछे आइए, उसने कहा और दोनों को एक निजी कमरे में ले गई। एक बूढ़ा आदमी निजी कमरे में था और वह उस समय तराजू के टुकड़े जैसी किसी चीज की जांच कर रहा था। अच्छे कपड़े पहने महिला ने पुकारा, बड़े देवदास, हमारे पास कुछ अच्छा है। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और आरुष और काव्या की ओर देखा। मुझे देखने दो, उसने कहा। आरुष ने अपनी हथेली खोली और आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली दिखाई। ये तो बस एक आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने नजरें फेर ली और अपने सामने पड़े तराजू के टुकड़े को देखता रहा। अच्छे कपड़े पहने महिला ने कहा, बड़े देवदास, जरा ध्यान से देखो। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं। उसने संकुचित आंखों से राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली को देखा। आखिरकार उसे कुछ नजर आया और उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। फिर वह हाँफते हुए बोला, ये बिजली निगलने वाले जानवर की आंतरिक गोली है। उसने आरुष के हाथ से गोली छीन ली। आरुष और काव्या ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें राक्षसी जानवरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित क्यों है। बूढ़े आदमी ने आरुष की ओर देखा और पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? आरुष ने जवाब दिया, क्या आपको पहले प्रस्ताव नहीं देना चाहिए? बुजुर्ग देवदास ने आरुष को गौर से देखा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? आरुष का चेहरा उदास हो गया। अरे यार, फिर वही चाल। आरुष को पहले से ही अंदाजा था कि जब उस बूढ़े को पता चलेगा कि वह विजयगढ़ से आया है, तो वह उसे कम दाम देगा। आखिरकार आरुष अच्छी तरह जानता था कि आज के जमाने में किसी की पृष्ठभूमि ही सब कुछ होती है। स्वूश, काव्या से अचानक एक विशेष आभा निकली। बूढ़ा आदमी चौंक कर हौंफने लगा। दिग्गज पवित्र आत्मा काया, हे भगवान! बूढ़ा आदमी हकलाते हुए काव्या को चौड़ी आंखों से घूरने लगा। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और जल्दी से उस सजी धजी महिला को निर्देश दिया, छोटी शिव, जल्दी करो और हमारे सम्मानित मेहमानों को चाय परोसो। अच्छे कपड़े पहने महिला भाग गई। इस बीच बड़े देवदास मुस्कुराए और इशारा किया, मिस, कृपया बैठ जाए। काव्या ने सिर हिलाया और आरुष के बगल में बैठ गई। अच्छे कपड़े पहने महिला 2 कप चाय लेकर लौटी। काव्या ने शालीनता से चाय की चुस्की लेते हुए सहजता से पूछा, मैंने सुना है कि अमर खजाने का मंडप अपना कारोबार निष्पक्षता से करता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपका प्रस्ताव क्या है? बड़े देवदास झिझके, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना हाथ उठाया और 5 उंगलियां फैला दी। काव्या ने पूछा, 5 मिलियन स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल? बड़े देवदास अकड़ गए और अजीब तरह से हंस पड़े। मिस, आप मुझे डरा रही हैं। मेरी पेशकश 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल है। काव्या ने झल्लाकर कहा, क्या तुम ज्यादा ईमानदार हो सकते हो? बूढ़े आदमी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसे यकीन था कि काव्या जानती है कि उसे क्यों गोलमोल बातें करनी है, तो फिर वह गुस्सा क्यों हो रही है। काव्या ने अपना कप मेज पर पटक दिया और कहा, और ऊपर करो। बूढ़ा आदमी काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकता। काव्या ने अपनी हथेली खोली और आकाश श्रेणी का राक्षसी आंतरिक गोली उसके हाथ में आ गई। उसने आरुष की ओर देखा और कहा, चलो चले। आरुष ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और वे जाने के लिए उठ खड़े हुए। रुको, बूढ़े आदमी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, हम अभी भी इस बारे में बात कर सकते हैं। काव्या ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस धूर्त बूढ़े से कोई बात नहीं करनी। बूढ़ा आदमी अवाक रह गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। काव्या न सिर्फ पवित्र आत्मा जैसी शारीरिक बनावट वाली थी, बल्कि घमंडी भी थी। बूढ़े आदमी ने अंदाजा लगाया कि उसके पीछे कोई मजबूत समर्थक है।
अमर खजाना मंडप शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति अमर खजाना मंडप की थी, उसकी नहीं। अगर मैं लापरवाही से उसे नाराज कर दूं तो मेरी जान जा सकती है। काव्या और आरुष मुड़े और जाने वाले थे। बुजुर्ग देवदास चिल्लाए, 80,000, 80,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल। काव्या ने भौहें चढ़ाईं। बड़े देवदास ने हार मानकर जोर से हंसते हुए कहा, मिस, यही सबसे अच्छी कीमत है जो मैं आपको दे सकता हूं। काव्या ने बड़े देवदास को गौर से देखा और कहा, 90,000। ठीक है। बड़े देवदास ने कहा, ठीक है। उसने तुरंत एक संग्रहण अंगूठी निकाली और काव्या को दे दी। उस संग्रहण अंगूठी में 90,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। काव्या और आरुष अवाक रह गए। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि अमर खजाने का मंडप स्वीकार कर सकता है। काव्या ने भंडारण अंगूठी को हटा दिया और एल्डर देवदास को 2 और आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर की आंतरिक गोलियां भेंट की। ये कितने हैं? बड़े देवदास अकड़ गए और केवल दूसरा प्रस्ताव ही दे सके। जल्द ही आरुष और काव्या अमर खजाने के मंडप से 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ विजयी हुए। काव्या ने स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल युक्त भंडारण वलय आरुष की ओर बढ़ाया। आरुष आपत्ति करने ही वाला था कि काव्या ने उसे घूर कर देखा। कुछ मत कहो, उसने कहा। वह उससे बिल्कुल भी बहस नहीं कर सका। मुझे पता है कि तुम्हें भी उनकी जरूरत है, छोटी काव्या, आरुष ने आह भरते हुए कहा। काव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। आरुष ने शुरू किया। काव्या ने शांति से बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे गुस्सा आने वाला है। आरुष ने असहाय होकर स्टोरेज रिंग को दूर रख दिया। ये देखकर काव्या मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उसे घूर कर देखा। अपनी शाही स्तर की राक्षसी जानवर जैसी आंतरिक गोली बेचने के बारे में सोचना भी मत। आरुष ने सिर हिलाया, मुझे पता है। जाहिर है, शाही स्तर की राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली आकाश स्तर की राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली से ज्यादा कीमती थी। आरुष इसे तब तक नहीं बेचेगा जब तक कि वह सचमुच हताश न हो। काव्या ने कहा, चलो चले। आरुष ने पीछे अमर खजाने के मंडप की ओर देखा। व्यापारी सचमुच बहुत चतुर होते हैं, वह बुदबुदाया। काव्या सहमत हुई, वे वाकई चालाक हैं। दरअसल मैंने सुना है कि अमर खजाने के मंडप के संस्थापक मिल्की वे नाम की जगह से आए थे। ये जगह चालाक और धूर्त लोगों से भरी है और वहां पदानुक्रम का कड़ा पालन होता है। आरुष ने पूछा, आकाशगंगा? काव्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यह उस जगह से बहुत दूर है जहां हम अभी हैं। जब मैं इम्मोर्टल ट्रेजर्स पवेलियन के संस्थापक के बारे में शोध कर रही थी तो मुझे कुछ नोट्स मिले जिनमें बताया गया था कि संस्थापक मिल्की वे से आए थे। मिल्की वे में हर तरह के लोग रहते हैं, अफसोस की बात है कि यह हमारे लिए बहुत दूर है। आरुष ने सिर हिलाया और दोनों सान्याल निवास की ओर चल पड़े। पहुंचकर वे साधना करने के लिए अपने कमरों में लौट आए। आरुष ने अपने सामने रखे 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टलों को देखते हुए आह भरी। मैं कितना गरीब हूं। लिटिल पैगोडा ने पूछा, क्या आप स्पेस टाइम दायरे में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं? आरुष ने सिर हिलाया और कहा, युद्ध प्रतियोगिता निकट है और मैं तब तक स्पेस टाइम दायरे तक पहुंचना चाहता हूं। लिटिल पैगोडा ने पूछा, आपकी रॉयल स्वॉर्ड आर्ट पहले से ही बहुत तेज है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे और भी तेज कैसे बनाया जाए? आरुष की दिलचस्पी और उत्साह बढ़ गया। मास्टर पैगोडा, मैं अपनी तलवार को और भी तेज बनाना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? लिटिल पैगोडा ने समझाया, जाहिर है, स्पेस टाइम दायरे में पहुंचने के बाद आप अंतरिक्ष में हेरफेर करने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी तलवार आपके दुश्मनों के सामने टेलीपोर्ट कर सकेगी और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आरुष इस रहस्योद्घाटन से दंग रह गया। उसने स्पेस टाइम दायरे के साधकों को पहले भी कार्रवाई करते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सुना कि उसकी तलवार भी टेलीपोर्ट कर सकती है। छोटे पैगोडा ने आगे कहा, ये सही है, आपकी तलवार अंतरिक्ष में दरारों से होते हुए आपके दुश्मनों के सामने आ सकती है। ये टेलीपोर्टेशन जैसा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। खैर, मुझे तलवार चलाने की एक ऐसी तकनीक पता है जो अंतरिक्ष का फायदा उठाकर घातक वार करती है। इसे इंस्टेंट डेथ स्ट्राइक कहा जाता है और यह आपकी तलवार को अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देता है, जिससे पलक झपकते ही आपका लक्ष्य मारा जा सकता है। आरुष ने उत्सुकता से पूछा, ये कौन सी रैंक है? छोटे पैगोडा ने प्रतिवाद किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आरुष अचंभित रह गया। लिटिल पैगोडा ने बताया, किसी तकनीक की विध्वंसक क्षमता उसके प्रयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करती है। आरुष ने इस पर विचार किया और स्वीकार किया, मैं बहुत अदूरदर्शी था। लिटिल पैगोडा को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने कहा, एक बार जब तुम स्पेस टाइम दायरे के साधक बन जाओगे तो तुम तुरंत मृत्यु प्रहार कर पाओगे।
बेशक यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम इसमें निपुण हो पाओगे या नहीं। आरुष ने सिर हिलाया, ठीक है। लिटिल पैगोडा ने अपना व्याख्यान जारी रखा। स्पेसटाइम क्षेत्र तक पहुंचने की कुंजी स्पेसटाइम को समझना है। अब तक आप जिन स्पेसटाइम क्षेत्र के साधकों से मिले हैं, उन्होंने स्पेसटाइम की केवल सतह को ही छुआ है। वे स्पेसटाइम क्षेत्र साधक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वास्तव में स्पेसटाइम को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। एक बार जब आप स्पेसटाइम क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगले क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले स्पेसटाइम में गहराई से गोता लगाएं। आरुष ने एक बार फिर सिर हिलाया, मैं समझ गया। छोटे पगोडा ने कहा, मेरे पास स्पेसटाइम से संबंधित एक साधना पुस्तिका है। इसमें आपके पूर्वजों द्वारा स्पेसटाइम के बारे में लिखी गई अंतर्दृष्टियां हैं। इसे देखिए। आरुष बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, जरूर, मैं इससे देखूंगा। सूचनाओं की एक बार आरुष के मन में उमड़ पड़ी। प्राप्त जानकारी को समझते हुए आरुष के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वह पालथी मार कर बैठ गया और अपना ध्यान अपने आसपास के स्पेसटाइम पर केंद्रित किया। स्पेसटाइम स्पष्टतः अंतरिक्ष और समय दोनों था। स्पेसटाइम दोनों का एक संयोजन था, लेकिन अंतरिक्ष और समय दोनों की अपनी अनूठी अवधारणाएं थीं। समय एक अमूर्त अवधारणा थी और आरुष इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए लिटिल पैगोडा ने इस बीच उसे अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने का फैसला किया। अंतरिक्ष वह जगह है जहां पदार्थ आकार लेता है। यह सुनने में आसान लगता था, लेकिन आरुष को पता चला कि यह एक अंतहीन दलदल है। आरुष ने इस पर गहराई से विचार किया और धीरे धीरे वह अंतरिक्ष की अवधारणा में रम गया। लिटिल पैगोडा ने उसे जो साधना पुस्तिका दी थी, उसमें स्पेसटाइम के बारे में कई नोट्स थे। उसने उसे अंतरिक्ष को महसूस करना, उसे छूना और अंततः उसे नियंत्रित करना सिखाया। आरुष अपने विचारों में डूबा हुआ था, लेकिन जल्द ही वह अपने विचारों से अलग हो गया और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके सामने का स्थान विकृत हो गया और आरुष ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। फाड़ना। उससे कुछ मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी और उसमें से उसकी मुट्ठी बाहर निकली। वह खुशी से उछल पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष में हेरफेर करना इतना आसान होगा। आरुष ने जो सीखा था, उसी का इस्तेमाल करके शाही तलवार कला का प्रदर्शन शुरू किया और कुछ अजीब हुआ। पत तलवार कमरे के चारों कोनों में चमक उठी और आरुष ये नज़ारा देखकर कान से कान तक मुस्कुरा उठा। उसकी तलवार सचमुच अंतरिक्ष में छोटी छोटी दरारों से होकर गुजर सकती थी। ये टेलीपोर्टिंग थी। इस बीच लिटिल पैगोडा छोटे पैगोडा के अंदर से आरुष की प्रगति को देखकर दंग रह गया। क्या अविश्वसनीय प्रतिभा है! उसे किसकी प्रतिभा विरासत में मिली? क्या उसे मास्टर की प्रतिभा विरासत में मिली? नहीं, मास्टर की प्रतिभा उतनी महान नहीं है और उसकी माँ भी उसे निखारने में माहिर नहीं है। वह तो एक उद्यमी जैसी है। रहस्यमयी आवाज ने कहा, उसे साधना में ज्यादा महारत हासिल नहीं है, लेकिन उसने पूरे ब्रह्मांड में कई दुनियाएं रची हैं। ये सच है कि उसे साधना में मजा नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें प्रतिभा की कमी है। मैं तो लगभग भूल ही गया था। छोटी पगोडा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी आरुष ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। छोटा पगोडा उलझन में था। मैंने जो साधना नियमावली आपके साथ साझा की थी, उसे आप क्यों लिख रहे हैं? आरुष ने एक शरारती मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे इसे छोटी काव्या के साथ साझा करना है। यह एक अत्यंत मूल्यवान साधना पुस्तिका है, लिटिल पैगोडा ने डांटा। वह मेरी पत्नी है और मैं उसका हूँ, मास्टर पैगोडा। क्या आपकी कोई पत्नी नहीं है? आरुष ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिटिल पैगोडा अवाक रह गया। अध्याय 33 पसंद नहीं। चलो लड़ें। आरुष को लिटिल पैगोडा द्वारा साझा की गई साधना पुस्तिका लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह तुरंत काव्या के कमरे की ओर दौड़ा। लिटिल पैगोडा की आवाज गंभीर लग रही थी जब उसने कहा, वह अपने पिता जैसा नहीं है। रहस्यमयी आवाज बोली, वे वास्तव में एक जैसे नहीं हैं। लिटिल पैगोडा ने जवाब दिया, उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है और वह तेजी से तरक्की कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी विकास दर अच्छी है। मुझे लगता है कि हमें उसकी प्रगति को रोकना होगा। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। मुझे लगता है कि उसे भी पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। हमें बस समग्र परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, रहस्यमयी आवाज ने कहा। छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, मैं सहमत हूं। आरुष जल्द ही काव्या के कमरे में पहुंच गया। काव्या उसे देखकर हैरान रह गई। हालांकि काव्या के कुछ बोलने से पहले ही आरुष ने उसे एक कागज थमा दिया। यह क्या है? काव्या ने पूछा। वह कागज के टुकड़े को घूरते हुए उलझन में थी। आरुष मुस्कुराया, पढ़ो। काव्या को कागज का टुकड़ा मिला और उसने उसे पढ़ा।
उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हे भगवान! आरुष ने मुस्कुराते हुए बताया, एक वरिष्ठ ने मुझे एक साधना पुस्तिका दी थी और मैंने उसे लिख लिया क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपके लिए भी उपयोगी होगी। काव्या ने कागज के टुकड़े को सरसरी तौर पर देखा और आश्चर्य से बुदबुदाए, ये भयानक है। कागज के उस टुकड़े में ऐसे वाक्यांश थे जो स्पेस टाइम दायरे के बारे में उसकी जानकारी को उलट देते थे। अच्छी तरह से खेती करो, आरुष ने जाने से पहले कहा। काव्या की अभिव्यक्ति जटिल थी जब उसने उसे जाते हुए देखा। कितना रहस्यमय आदमी है, वह बुदबुदाए। सच में, जितना ज्यादा वह आरुष को जानती गई, वह उतना ही रहस्यमय लगता गया। काव्या को कुछ सूझा, पर उसने झट से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। उसका दिल गर्म हो गया। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा अनमोल था, पर उसके इरादे अनमोल थे। आरुष को अंतरिक्ष में अपनी तलवार चलाने के एहसास से प्यार हो गया था। ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि अंतरिक्ष को यात्रा का माध्यम बनाकर किए जाने वाले हमले अप्रत्याशित थे। आम साधक तो बस उनसे बचने की ही उम्मीद कर सकते थे। यदि वह अपनी तलवार चाल के लिए अंतरिक्ष को माध्यम के रूप में उपयोग करना जानता होता, तो उसे संजय पर छिपकर हमला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आरुष अब इंस्टेंट डेथ स्ट्राइक का अभ्यास कर रहा था और इसे अंजाम देना उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इंस्टेंट डेथ स्ट्राइक पूरी तरह से केंद्रित वार था। कहने की जरूरत नहीं कि इससे उसका निशाना पल भर में ही खत्म हो जाता। दूसरे शब्दों में, इंस्टेंट डेथ स्ट्राइक में महारत हासिल करने का मतलब था कि आरुष अपनी तलवार से जब चाहे आसानी से किसी की भी जान ले सकता था। रात काफी हो चुकी थी और आरुष सान्याल एस्टेट के भीतर एक पहाड़ी पर था। आरुष की आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक तलवार ने गिरते हुए पत्ते को उससे लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ के तने में ठोक दिया। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया, अभी भी काफी तेज नहीं है। उसने अभी अभी तथाकथित इंस्टेंट डेथ स्ट्राइक किया था। उसने अपनी सारी दिव्य आत्मिक ऊर्जा एकत्रित करके अपनी तलवार को अंतरिक्ष में एक दरार से गुजारा था ताकि वह तुरंत उसके लक्ष्य के सामने प्रकट हो और पूरी तरह से केंद्रित प्रहार करे। हालांकि आरुष को लगा कि यह अभी भी काफी तेज नहीं है। मैं इससे भी तेज हो सकता हूं। आरुष ने देर रात तक कड़ी मेहनत की। जब भी वह थक जाता, आराम करता और थोड़ा ठीक होने के बाद फिर से काम शुरू कर देता। आरुष कड़ी मेहनत कर रहा था क्योंकि न तो उसके माता पिता ताकतवर थे और न ही कोई शक्तिशाली परिवार उसका साथ दे रहा था। वह जानता था कि वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता है। दुनिया एक असीम सागर की तरह थी जिसकी धाराएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। लहरों के बीच स्थिरता पाना बेहद मुश्किल था और उन लहरों पर सवार होकर बाकियों से भी ज्यादा चमकना, स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल था। फिर भी आरुष अडिग रहा और उसने कड़ी मेहनत की। उसने किसी और से 10 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा मेहनत की। वह अच्छी तरह जानता था कि कड़ी मेहनत से ही वह दूसरों से ज्यादा चमक सकता है। समय बीतता गया और अंततः स्वागत भोज का दिन आ गया। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए आरुष अपने कमरे में वापस चला गया और काव्या के कमरे की ओर जाने से पहले तैयार हो गया। मुझे 1 मिनट दो, काव्या ने अपने कमरे से कहा। आरुष एक तरफ हट गया और दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। उसने सफेद चोगा पहना हुआ था और उसकी लंबी कद काठी उसे भाले जैसा बना रही थी। उसका रंग गोरा और चिकना था और उसके नैन नक्श तीखे और स्पष्ट थे। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था जिससे वह शांत और सुंदर लग रहा था। उसकी कमर से एक सुगंधित पाउच लटक रहा था। आखिरकार दरवाजा खुला और काव्या बाहर आए। उसे देखकर आरुष हक्का बक्का रह गया। काव्या ने बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी भौहें नाजुक लेकिन तीखी थीं, जबकि उसके चेहरे के भाव लाजवाब और बेदाग थे। काव्या किसी परी जैसी लग रही थी जब वह आरुष के पास गई। आरुष उसकी सुंदरता देखकर अवाक रह गया, लेकिन फिर भी उसने देखा कि उसने तितली हेयरपिन पहना हुआ था। काव्या आरुष के पास गई और उसे देखकर मुस्कुराए, चलो चले। आरुष मुस्कुराया और उसकी तारीफ की, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काव्या ने पलकें झपकाईं और पूछा, सच में? आरुष ने सिर हिलाया। काव्या के होंठ सिकुड़ गए। देखते हैं लेडी दिशा को देखने के बाद ये बात सच होती है या नहीं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। आरुष ठिठक गया। काव्या ये दृश्य देखकर मुस्कुराए और हंसते हुए बोली, चलो चले। दोनों सान्याल निवास के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सूरज और मोहन, अनुपमा और प्रदीप के साथ पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सावधान रहो, अनुपमा ने कहा। आरुष ने सिर हिलाया, ठीक है। आरुष, काव्या, सूरज और मोहन एक गाड़ी में सवार होकर गुरुराज हॉल ऑफ सेरेमनी की ओर चल पड़े। अनुपमा ने जाते हुए डिब्बे को देखा और बुदबुदाए, मैं थोड़ी चिंतित हूं। क्या आप आरुष के बारे में चिंतित हैं?
प्रदीप ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनुपमा ने सिर हिलाया। प्रदीप धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, वो एक समझदार इंसान है और मुझे नहीं लगता कि वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उसे कोई नुकसान होगा। अनुपमा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो। शीघ्र ही विजयगढ़ की 4 प्रतिभाएं गुरुराज समारोह हॉल में पहुंच गईं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हॉल भव्य और आलीशान था, क्योंकि केवल सामने का हिस्सा ही सभी प्रकार की महंगी सजावट से सुसज्जित था। हॉल में बहुत से लोग आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार भी केवल 100 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उन्हें 360 राज्यों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। विजयगढ़ की 4 प्रतिभाओं ने अपने निमंत्रण प्रस्तुत किए और हॉल में प्रवेश किया। हॉल विशाल था और उसमें आसानी से कुछ हजार लोग बैठ सकते थे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का मंच था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कम से कम 30 मीटर थी। पत्थर के मंच के नीचे गोल मेजें रखी थीं। मोहन हंसा। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन हर आमंत्रित व्यक्ति की मेजें ध्यान से तय और व्यवस्थित कर दी गई हैं। आरुष, काव्या और सूरज ने मोहन की ओर देखा। मोहन मुस्कुराया और समझाया, तुम मंच से जितनी दूर होगे, गुरुराज अकादमी की नज़र में तुम्हारी हैसियत उतनी ही कम होगी। देवगिरी की मेज हमेशा नीलगिरी के साथ मंच के सबसे पास रही है। सूरज ने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, हम वास्तव में एक व्यावहारिक दुनिया में रह रहे हैं। मोहन ने सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराया। वाकई, हम एक व्यावहारिक दुनिया में रह रहे हैं। आप जितना ज्यादा फायदा या मूल्य लाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका सम्मान होगा। दुनिया ऐसे ही चलती है। सूरज ने सिर हिलाया। हाँ। मोहन ने दूसरों की ओर देखा और कहा, चलो अपनी मेज ढूंढते हैं। समूह ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें अपनी मेज नहीं मिली। काव्या ने मंच के पास रखी मेज की ओर इशारा किया, उधर देखो। मोहन ने मुड़कर काव्या की ओर देखा और उसके चेहरे पर अचानक भाव जम गए। पता चला कि उन्हें नीलगिरी वाली ही पंक्ति में टेबल दी गई थी। समूह हैरान रह गया और वे एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। मोहन ने पूछा, हमें वह टेबल क्यों दी गई है? आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने कहा, उन्होंने हमें असल में बाघों के गड्ढे में धकेल दिया है। मेजें किसने सजाईं? क्या वे हमसे नाराज हैं? सूरज की आवाज गंभीर थी जब उसने पूछा, क्या हम वहां जाएंगे? मोहन ने संकोच से आरुष की ओर देखा। आरुष शांत भाव से बोला, जाहिर है, हम वहां जा रहे हैं। उन्होंने हमें वो मेज दी है, तो क्या उस मेज के सामने बैठना हमारा हक है? मुझे दुश्मन पैदा करने से डर लगता है, मोहन बुदबुदाया। आरुष ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक टेबल हमें डराने के लिए पर्याप्त है, तो क्या हमें वास्तव में प्रथम स्थान का लक्ष्य रखना चाहिए? ये कहते हुए आरुष बिना किसी डर के उनकी मेज की ओर चल पड़ा। आरुष अच्छी तरह जानता था कि इन घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली लोगों के सामने निडर और दृढ़ रहना जरूरी है। अगर मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं आसानी से हार मान लूंगा, तो वे मुझे जरूर धमकाएंगे। वे मुझ पर हमला कर देंगे। काव्या मुस्कुराए और आरुष के पीछे पीछे चल दी। मोहन भी उनके पीछे भागने से पहले हंसा। सूरज जमीन पर बैठ नहीं सकता था, इसलिए वह उन तीनों के पीछे पीछे चल पड़ा। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं और मेज पर रखी पट्टिका को देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विजयगढ़ गुरुराज अकादमी। विजयगढ़ हॉल में उपस्थित प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति के चेहरे अजीब हो गए। VAJAYGAD हमेशा से रैंकिंग में सबसे नीचे रहा है ना? देवगिरी पहली पंक्ति में है और नीलगिरी का दूसरी पंक्ति में होना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन VAJAYGAD नीलगिरी के साथ एक ही पंक्ति में क्यों है? आखिर क्या हो रहा है? आमंत्रित लोगों ने कई अलग अलग भाव प्रदर्शित किए। कुछ लोग भ्रमित थे, कुछ उत्सुक थे, तथा कई ऐसे थे जो नाखुश थे। मोहन ने इधर उधर देखा और मुस्कुराया, वे हमें देख रहे हैं। आरुष ने अपना प्याला घूंटते हुए कहा, उन्हें जाने दो। मोहन मुस्कुराया, मेरी सहज बुद्धि मुझे बता रही है कि मुसीबत आने वाली है। आरुष शांत रहा और बोला, परेशानी मत पैदा करो, लेकिन परेशानी से डरो भी मत। मोहन हंसा, सचमुच। एक आदमी अपने बालों को पीछे की ओर पोनीटेल में बांधे हॉल में दाखिल हुआ। उसने एक साधारण सूती कमीज और पैंट पहनी हुई थी और उसने स्ट्रॉ सैंडल भी पहने हुए थे। इस अवसर पर वह इतने जर्जर दिख रहे थे कि हॉल में प्रवेश करते ही कई लोगों ने उनका उपहास भी किया। हालांकि उन लोगों की उपहासपूर्ण मुस्कान जल्द ही गायब हो गई, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चोटी वाला आदमी आरुष और उसके समूह के बगल वाली मेज पर चला गया। ये स्पष्ट था कि चोटी बांधे वह व्यक्ति नीलगिरी का लोकेश था, जो सबको सचेत कर रहा था।
दूसरे स्थान पर काबिज। इसी तरह सभी ने नीलगिरी का मूल्यांकन किया। हालांकि वे नीलगिरी का दूसरे स्थान पर काबिज होने के लिए मजाक नहीं उड़ा रहे थे। आखिरकार हर बार मार्शल प्रतियोगिता में अपनी रैंकिंग बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। लोकेश बैठ गया और नौकरानी की ओर मुड़ा। कृपया 1 कप पानी दीजिए, उसने कहा। नौकरानी ने जल्दी से उसके लिए 1 कप पानी डाला। लोकेश ने एक बिस्किट उठाया और उसे खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाकी सबको हवा समझ रहा हो। लोकेश की ओर देखते हुए आरुष के चेहरे पर गंभीरता थी। उसे लोकेश का आभास बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि आरुष अकेला नहीं था। बाकी सभी लोग भी लोकेश का आकलन करने की कोशिश कर रहे थे। नीलगिरी ने हमेशा 3 प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन इस दशक की सैन्य प्रतियोगिता के लिए उन्होंने केवल 1 प्रतिनिधि भेजा, जो असामान्य था। इसी बीच एक महिला और एक पुरुष हॉल में दाखिल हुए। वह आदमी लंबा और हट्टा-कट्टा था। उसकी छाती और बाहों की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और कुल मिलाकर वह प्रभावशाली लग रहा था। महिला ने एक साधारण नीला रंग का परिधान पहना हुआ था और उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसने अपने पतले हाथ में एक लंबी कृपान पकड़ी हुई थी। उसकी निगाहें सर्दियों के बर्फीले मैदानों की तरह ठंडी थीं और उनमें कोई भावना नहीं थी। औरत आदमी के साथ पहली मेज पर चली गई। देवगिरी। पूरा हॉल इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। निशांत और चांदनी। निशांत ने लोकेश की तरफ देखा और फिर एक तिरछी नजर आरुष के ग्रुप पर डाली। हालांकि चांदनी सिर्फ काव्या को ही देख रही थी। मोहन ने आरुष की ओर मुड़कर बुदबुदाया, उनमें से एक अभी भी लापता है। आरुष कुछ कहने ही वाला था कि एक महिला धीरे धीरे हॉल में आई। उस औरत को देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। औरत ने लाल टॉप और बैंगनी शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी छाती इतनी उभरी हुई थी कि लग रहा था कि अभी फटकर उसके कपड़ों से बाहर आ जाएगी। उस महिला ने हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके फिगर को और भी निखार रही थी और उसके चलने का अंदाज भी बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखें शांत झील की तरह साफ थीं और उसकी निगाहें दृढ़ और स्थिर थीं। वह एक नेक और शालीन आभा भी बिखेर रही थी। कुल मिलाकर वह एक शैतान की आकृति वाली थी, लेकिन उसका चेहरा एक देवदूत जैसा था। काव्या के अलावा हॉल में कोई भी महिला उसकी खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकती थी। वह कोई और नहीं बल्कि दिशा थी, जो अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी की मुख्य छात्र प्रतिनिधि थी। काव्या ने अचानक पूछा, क्या मैं ज्यादा सुंदर हूं या वह ज्यादा सुंदर है? अच्छा, आरुष ने शुरू किया। हालांकि काव्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सच कहो। आरुष ने गंभीरता से सोचा और फिर जवाब दिया, वह बहुत खूबसूरत है। उसकी शक्ल सूरत तो तुम्हारी जैसी ही है, पर उसकी खूबसूरती का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी खूबसूरती कैसी है, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? काव्या ने पूछा। आरुष ने सिर हिलाया, हाँ, तुम मेरी प्रेमिका हो। काव्या ने जवाब सुनकर एकटक देखा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह इतनी खुश थी कि एक दिव्य सी हंसी के बिना नहीं रह सकी। उसके हंसते ही मानो हॉल उसके रंग में रंग गया हो। सबकी निगाहों के सामने दिशा धीरे धीरे मंच पर आई। उन्होंने सबको देखा और मुस्कुराई। गुरुराज अकादमी की ओर से मैं आप सभी का अपर रियल्म में स्वागत करती हूँ। एक आदमी अचानक खड़ा हुआ और दिशा की ओर थोड़ा झुका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, छात्र प्रतिनिधि लुओ, मेरा नाम राघव है और मैं प्रोफाउंड स्काई कबीले से हूँ। मुझे कुछ कहना है। दिशा ने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराई, जरा बोलो। देवगिरी की मेज पहली पंक्ति में है और वो ठीक है। नीलगिरी की मेज दूसरी पंक्ति में है और वो भी ठीक है। राघव की मुस्कान गहरी हो गई और उसने आगे बढ़ने से पहले आरुष के समूह की ओर इशारा किया। लेकिन मैं नीलगिरी के साथ दूसरी पंक्ति में वैजयगढ़ को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिशा की आंखें सिकुड़ गईं। इसी बीच आरुष ने अपना कप मेज पर रखा और राघव की तरफ देखा। पसंद नहीं आया? चलो लड़ते हैं, आरुष ने कहा। कितना सीधा और प्रत्यक्ष। हर कोई दंग रह गया। अध्याय 34। एक चुनौती। हर कोई दंग रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वैजयगढ़ का आरुष इतना घमंडी होगा। सोचा था कि वह उसे सीधे चुनौती देगा। राघव का चेहरा बिगड़ गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि आरुष ऐसा रिएक्ट करेगा। धिक्कार है, तुम कितने लापरवाह हो सकते हो। तुम लोगों को ऐसे क्यों चुनौती दे रहे हो? वह आरुष से लड़ने की योजना नहीं बना रहा था। वह बस कुछ बवाल खड़ा करना चाहता था और आरुष और उसके समूह को जनता का दुश्मन बनाना चाहता था। इसके अलावा वह अकेला दुखी नहीं था, बाकी सभी भी दुखी थे। वैजयगढ़ को दूसरी पंक्ति में क्यों बैठाया गया है? उसने खुलकर बोलने का फैसला किया और सबको अपने भाले वैजयगढ़ की ओर तानने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आरुष उसे सीधे चुनौती देगा। ये इतना दुस्साहसिक कदम था कि राघव की योजना धरी की धरी रह गई। अब सब उसकी तरफ देख रहे थे। अगर मुझे ये पसंद नहीं तो हमें लड़ना चाहिए। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? दिशा ने आरुष को गौर से देखा। विजय का स्वागत भोज में शामिल होने के योग्य नहीं था। फिर भी अचानक उसे ऊपर से आदेश मिला कि वैजेगा को बुलाकर दूसरी पंक्ति में बैठा दिया जाए। स्वाभाविक रूप से दिशा आरुष और उसके समूह के बारे में जानने को उत्सुक थी, और जब आरुष ने राघव को सीधे चुनौती दी तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आरुष सबकी नजरों के सामने धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ा। तुम्हें पसंद नहीं आया? चलो लड़ते हैं। अगर तुम्हें मजा नहीं आया तो हम मौत का मुकाबला कर सकते हैं। मौत का मुकाबला? सब सदमे में हैं। वो तो जोखिम उठा रहा है। राघव का चेहरा बिगड़ गया। आरुष का अहंकार देखकर राघव बेचैन हो गया, लेकिन वह जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आरुष के मन में जरूर कोई बात है, इसीलिए वो इतना घमंडी है। मुझे क्या करना चाहिए? राघव ने दिशा की ओर देखा। इस समय केवल अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी के मुख्य छात्र प्रतिनिधि ही इस सब पर रोक लगा सकते थे। दिशा ने मुस्कुराते हुए राघव की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, राघव, अगर आप उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं तो हमारी गुरुराज अकादमी आपको मुफ्त में कार्यक्रम स्थल उपलब्ध कराएगी। राघव की अभिव्यक्ति बिगड़ गई और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। बाकी लोग भी नाखुश थे, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। अकादमी ने जरूर कोई वजह रखी होगी सीटों को इस तरह व्यवस्थित करने की। राघव ने मुस्कुराते हुए सन्नाटा तोड़ा। वह आरुष की ओर मुड़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। भाई आरुष, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। माफी चाहता हूँ। सबने राघव की तरफ देखा, लेकिन उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसकी सराहना की। उन्होंने राघव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जो जानता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। आरुष ने राघव को देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ध्यान रखना और वो गलती दोबारा मत दोहराना। अब से अच्छा लड़का बनना। ये कहकर वह घूमकर अपनी सीट पर वापस आ गया। राघव आरुष को घूरता रहा, जबकि बाकी सभी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मोहन ने आरुष से कहा, वह निश्चित रूप से कुछ करने की कोशिश करेगा। आरुष ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये ठीक है। मोहन दंग रह गया, लेकिन अंततः वह मुस्कुराया और बोला, भाई आरुष, तुम सचमुच आश्वस्त हो? हा हा हा। आरुष मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आरुष अच्छी तरह जानता था कि हमेशा उससे ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद रहेंगे। उसकी नज़र में लोगों को विनम्र होना चाहिए। हालांकि आरुष का व्यक्तित्व और सिद्धांत हमेशा से यही रहा था कि अगर कोई उसके खिलाफ कोई उपद्रव करने की हिम्मत करे तो उसे पीट दिया जाए। जीतने की संभावनाएं मायने नहीं रखती थीं। अगर वह अपने आंगन में भौंकने वालों से लड़ने की हिम्मत न जुटा पाता तो ये शर्मनाक होता। जिंदगी पहले से ही मुश्किल थी, तो वह उन लोगों का साथ क्यों देता जो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। दिशा मुस्कुराए। कल से मेरी गुरुराज अकादमी सभी के लिए साधना के लिए खुली रहेगी। मेरी गुरुराज अकादमी में अनोखे परीक्षणों वाले 36 परीक्षण टावर हैं। आप उनमें से किसी में भी साधना कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अनुरूप शुल्क देना होगा। हॉल में मौजूद लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए कि गुरुराज अकादमी उनके जैसे बाहरी लोगों के लिए अपनी साधना स्थली खोल रही है। शहर में आने के बाद से ही यह उनकी एक समस्या रही है। शहर में उनके लिए कोई उपयुक्त खेती का मैदान नहीं था और वे ठीक से खेती करने के लिए बेताब थे। आखिरकार दशकीय सैन्य प्रतियोगिता बस 2 महीने दूर थी। दूसरे लोगों को 2 महीने ज्यादा समय नहीं लगते, लेकिन वे असाधारण प्रतिभावान थे और सिर्फ 2 महीनों में ही तेजी से तरक्की कर सकते थे। इसके अलावा कल से वे जिन साधना स्थलों तक पहुंच सकते थे वे ऊपरी लोक में थे। इसकी तुलना उनके राज्य में उपलब्ध कृषि भूमि से नहीं की जा सकती। आरुष भी बहुत खुश था, क्योंकि सान्याल निवास में खेती के लिए कोई अच्छी जमीन नहीं थी। दिशा की खबर बहुत अच्छी थी। दिशा ने आगे कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। एक और शानदार खबर है जो मुझे यकीन है कि सभी को पसंद आएगी। शीर्ष 3 साधकों के लिए पुरस्कार और भी ज्यादा कर दिए गए हैं, और पहले स्थान पर आने वाले को एक रहस्यमयी पुरस्कार मिलेगा। एक रहस्यमयी इनाम। सबकी दिलचस्पी जाग उठी। दिशा ने सब पर नजर डाली और मुस्कुराए। आप दशकों से प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन आगामी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ही आप में से किसी के लिए भी प्रसिद्धि पाने के लिए पर्याप्त है। गुरुराज अकादमी की ओर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं,
और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी इच्छित रैंकिंग प्राप्त करेंगे। आइए हम खुद को, अपने परिवारों को और अपने कुलों को गौरवान्वित करें। उन्होंने कहा। जल्द ही हॉल संगीत से गूंज उठा और नौकरानियां स्वादिष्ट व्यंजनों के व्यंजन लेकर हॉल में आईं। दिशा मंच से नीचे उतरी और कुछ खूबसूरत महिलाओं का समूह मंच पर आकर नाचने लगा। आरुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि गुरुराज अकादमी वाकई मौज मस्ती करना जानती है। कुछ पुरुषों ने महिलाओं को नृत्य के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। मोहन भी एक महिला को ढूंढकर नाचने के लिए आमंत्रित करने गया। महिला ने उसे मना नहीं किया और वे नाचने लगे। अचानक काव्या के सामने एक आदमी प्रकट हुआ। उसने झुककर मुस्कुराया। क्या मैं ले सकता हूँ? काव्या ने सिर हिलाया और आरुष की तरफ देखा, मुस्कुराए और उस आदमी को नकार दिया। मैं उसकी मंगेतर हूँ। वह आदमी मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा, ये तो बस एक डांस है। आरुष ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्यों न मैं तुम्हारे साथ नाचूं? आदमी का चेहरा कठोर हो गया। आरुष ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, क्या इसलिए कि मैं एक आदमी हूं, तुम मेरे साथ नृत्य नहीं करना चाहते? आरुष द्वारा डांटने के बाद ही वह व्यक्ति वहां से जा सका। आरुष ने काव्या की ओर देखा और पूछा, क्या तुम नृत्य करना जानती हो? काव्या ने अपना सिर हिलाया। आरुष मुस्कुराया और सुझाव दिया, क्यों न हम घूमकर आएं? काव्या ने सिर हिलाया, ठीक है। वे उठे और हॉल से बाहर जाने ही वाले थे कि उनकी नजर चांदनी की ओर आते एक आदमी पर पड़ी। चांदनी ने उस आदमी की ओर केवल एक नजर देखा और फिर नजरें फेर लीं। चले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी स्तब्ध रह गया, लेकिन बिना कुछ कहे वह जल्दी से चला गया। चांदनी देवगिरी से थी और वह देवगिरी के प्रतिनिधि को नाराज नहीं कर सकता था। हालांकि वह आदमी अकेला नहीं था जो देवगिरी को नाराज नहीं कर सकता था। पूरा ऊपरी क्षेत्र भी देवगिरी को नाराज नहीं कर सकता था, जबकि गरुराज दिव्य महाद्वीप को भी देवगिरी का सम्मान करना था। आखिरकार देवगिरी तलवार मास्टर का जन्मस्थान था। बाहर जाने से पहले आरुष और काव्या ने एक दूसरे को देखा। राघव उन दोनों को घूरते हुए गहरे विचारों में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। बाहर रात हो चुकी थी, आसमान तारों से भरा हुआ था। चमकता चांद भी सिर पर लटक रहा था। वे दोनों धीरे धीरे एक पगडंडी पर टहल रहे थे और रात की हल्की हवा उनकी त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी। काव्या अचानक बोल पड़ी, वो लोकेश सीधा सादा नहीं है। आरुष ने सिर हिलाया। वह लोकेश पर भी ध्यान दे रहा था और आरुष ने देखा कि लोकेश किसी पर ध्यान ही नहीं देता। उसका ध्यान बस अपना नाश्ता खाने में था। लोकेश एकांतप्रिय व्यक्ति लग रहा था और आरुष जानता था कि उसके जैसे लोग सबसे डरावने किस्म के लोग हैं। चांदनी एक कृपाण साधक है। वह संकोची है, लेकिन उसकी कृपाण में अपार शक्ति है। उसके हाथ में उसकी कृपाण का दिखना ही कमजोर दिल वालों को डराने के लिए काफी है, काव्या ने कहा। वह कुछ पल रुकी और फिर जोर देकर बोली, वह बहुत मजबूत है। आरुष ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगा। निशांत एक शारीरिक साधक है। तलवारबाजों और शारीरिक साधकों को संभालना बेहद मुश्किल होता है। तलवारबाजों में जबरदस्त आक्रामक क्षमता होती है, जो उसी लोक के अन्य लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, और उनकी तलवारें लगभग किसी भी चीज को भेद सकती हैं। दूसरी ओर, अगर कोई इतना मजबूत न हो कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सके, तो शारीरिक साधक तलवारबाजों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। जब तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, तब तक उन्हें हराना नामुमकिन है, काव्या ने कहा। आरुष बिना कुछ कहे हंस पड़ा। लगता है कि अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। देवगिरी के पास अभी भी एक प्रतिनिधि है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, और ऐसा लगता है कि वह अब तक देखे गए 2 प्रतिनिधियों से ज्यादा ताकतवर है। काव्या ने आरुष की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी प्रथम स्थान का लक्ष्य बना रहे हो? आरुष ने सिर हिलाया। काव्या ने नजरें नहीं हटाईं। वह बिना कुछ कहे उसे घूरती रही। आरुष ने धीरे से मुस्कुराते हुए समझाया, अगर मैं लड़ने वाला नहीं हूं, तो मैं किसी भी चीज पर निशाना नहीं लगाऊंगा। हालांकि मैं प्रतियोगिता में लड़ूंगा, इसलिए मुझे प्रथम स्थान पर निशाना लगाना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अजेय हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों से कमतर हूं। काव्या मुस्कुराई, तो फिर मैं तुमसे लड़ूंगी। आरुष मुस्कुराया, जरूर। वे दोनों चुपचाप चलते रहे। आखिरकार आरुष ने बातचीत का रुख मोड़ा और कहा, छोटी काव्या, तुम्हारे पवित्र आत्मा के शरीर के बारे में मेरे मन में एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या ये सच है कि तुम्हें कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा? काव्या ने सिर हिलाया, हाँ। आरुष की आवाज गंभीर हो गई जब उसने कहा, क्या इसका मतलब है कि आप बिना रुके ऊपर और ऊपर जा सकते हैं? काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अभी के लिए कोई प्रगति रोकने का फैसला किया है।
आरुष उलझन में था। क्यों? काव्या ने समझाया, आपने मुझे जो साधना पुस्तिका दी है उससे मुझे ये समझ में आया है कि मुझे प्रत्येक क्षेत्र को अच्छी तरह समझना होगा, अन्यथा मेरी नींव कमजोर हो जाएगी। मेरी साधना का आधार आपसे ऊंचा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपको हरा पाऊंगी। आरुष चुप था। काव्या ने कहा, मेरी नींव मजबूत होनी चाहिए। आरुष ने सिर हिलाया। सच में, एक साधक की नींव मजबूत होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि कम समय में कई सफलताएं हासिल करने में यही कमी है। हाँ, और यह सब उस साधना नियमावली की बदौलत है जो आपने मेरे साथ साझा की थी। अगर वह न होती तो मैं अभी भी लोगों को पार करने के रोमांच में डूबा होता। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से अभी की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो जाती, लेकिन मेरी नींव काफी कमजोर हो जाती। आरुष भी मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि हमें साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। काव्या की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, चलो साथ मिलकर मेहनत करते हैं। जब वे चांदनी रात में धीरे धीरे दूर तक चले जा रहे थे तो उनके बीच का माहौल गर्म और शांतिपूर्ण था। आरुष, उनके पीछे से एक आवाज गूंजी। अचानक सूरज दौड़कर आया। आरुष और काव्या ने मुड़कर देखा तो सूरज उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। सूरज उनके पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें समारोह हॉल में वापस चले जाना चाहिए। मोहन राघव के साथ जीवन मरण के मंच पर जाने वाला है। आरुष दंग रह गया। क्यों? सूरज का चेहरा बिगड़ गया। राघव ने मोहन के सामने ही उसकी डांस पार्टनर को चुरा लिया और उसकी डांस पार्टनर ने उसे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए मोहन की बजाय राघव को चुना। धिक्कार है। ये साफ तौर पर उस घटिया इंसान का जाल था। राघव, क्या वे पहले से ही जीवन या मृत्यु के चरण पर हैं? आरुष ने पूछा। सूरज ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन वे अभी आ रहे हैं। आरुष की आंखें सिकुड़ गईं। चलो चलें। ये कहते हुए आरुष समारोह हॉल की ओर दौड़ा और काव्या बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चली गई। वे ठीक उसी समय पहुंचे जब मोहन और राघव जीवन मृत्यु मंच की ओर बढ़ रहे थे। मोहन का पिछला डांस पार्टनर राघव के बगल में खड़ा था। राघव ने आरुष की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, यंग लॉर्ड, ये तो एक जायज चुनौती है। ज्यादा दखलंदाजी मत करो। आरुष अचानक गायब हो गया। राघव के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरुष उस पर अचानक हमला कर देगा। वह अचानक चौंक गया और बस खुद को बचाने की कोशिश कर सका। लेकिन आरुष उससे कहीं ज्यादा तेज था। पाक! एक तेज और कर्कश आवाज गूंजी। आरुष के थप्पड़ से राघव उड़ गया। हर कोई दंग रह गया। आरुष! राघव ने आरुष को बुरी दृष्टि से देखा। आरुष ने राघव को ठंडी निगाहों से देखा और समझाया, उस थप्पड़ के पीछे कोई खास वजह नहीं है। बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पसंद नहीं? चलो लड़ते हैं। हर कोई अवाक रह गया। राघव के बगल वाली महिला ने ठंडे स्वर में थूका। आरुष, तुम खुद को क्या समझते हो? हम समारोह हॉल में हैं। यहाँ आकर तुम लेडी लुओ और गुरुराज अकादमी का अनादर कर रहे हो। क्या तुम? काव्या अचानक गायब हो गई। पाक! पूरे हॉल में तेज और कर्कश आवाज गूंज उठी और काव्या के थप्पड़ से वह महिला उड़ गई। काव्या ने उदासीनता से उसे घूरते हुए समझाया, उस थप्पड़ के पीछे कोई खास वजह नहीं है। बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पसंद नहीं? चलो लड़ते हैं। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। अध्याय 35। हॉल में बैठे लोग ये हंगामा देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों में फिर से बहस होगी। वे ये देखकर भी अचंभित थे कि आरुष और काव्या, भले ही वे जयगढ़ से थे, ताकतवर थे। राघव का चेहरा भयानक हो गया। उसने गुस्से से आरुष को घूरा। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आरुष की तरफ बढ़ाया। आरुष के सामने का स्थान विकृत हो गया और अंतरिक्ष में एक दरार से एक हाथ उभरा। हालांकि जब तक हाथ दरार से बाहर निकला तब तक आरुष कहीं दिखाई नहीं दिया। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रख लिया। धमाका! एक धीमी सी आवाज हुई और राघव 30 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह उठने ही वाला था कि आरुष अचानक उसके सामने आ गया और उसकी छाती पर पैर रख दिया। पाह! राघव की खांसी से खून निकल आया। उसने आरुष को घूरा और ताना मारा, मुझे मार डालो। सबने आरुष की ओर देखा। मारना? वे जीवन या मृत्यु के मंच पर नहीं बल्कि समारोह हॉल में थे। अगर कोई यहाँ मर जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। यंग लॉर्ड, एक आवाज गूंजी और वह दिशा की थी। उसने मुस्कुराते हुए आरुष की ओर देखा और उसे याद दिलाया, कृपया नियम मत तोड़ो। वह बहुत ही सौम्य लग रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह आरुष को रुकने के लिए कह रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद आरुष ने राघव की ओर देखा। तुमने अभी क्या कहा? उसने पूछा।
राघव ने आरुष की तरफ कुटिलता से मुस्कुराते हुए ताना मारा, मुझे मार डालो। आरुष ने अपना पैर उठाया और राघव का गला दबा दिया। दरार। अंतिम सांस लेते समय राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। दर्शकों के चेहरे तुरंत बदल गए। आरुष द्वारा राघव की हत्या दिशा और मुख्य छात्र प्रतिनिधि के रूप में उसकी स्थिति का घोर अपमान था। दिशा अब मुस्कुरा नहीं रही थी। आरुष ने उसकी ओर देखा और थोड़ा झुककर कहा, छात्र प्रतिनिधि लुओ, मेरा इरादा आपको और अकादमी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन आपने भी तो देखा, उसने मुझे उसे मारने के लिए कहा था और मैंने बस यही किया। भीड़ के चेहरे सख्त हो गए। दिशा बिना कुछ कहे आरुष को घूरती रही। हालांकि आरुष उसकी निगाहों के सामने बेहद शांत रहा। वह आरुष के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच मैंने भी इसे खुद देखा है, तो चलो इस मामले को भूल जाते हैं, यंग लॉर्ड। ये उसने अपनी आस्तीन लहराई और राघव की लाश राख में बदल गई और फिर अंतरिक्ष में एक छोटी सी दरार में समा गई। दिशा की हरकतें सामान्य लग रही थीं, लेकिन उसने पलक झपकते ही राघव की लाश को राख में बदल दिया और उसके अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक छोटा सा छेद कर दिया। शक्ति प्रदर्शन से सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। एक बात तो पक्की थी, दिशा बेहद शक्तिशाली थी। वे उसे विस्मय से देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी का मुख्य छात्र प्रतिनिधि सिर्फ एक शुभंकर नहीं था। इस बीच आरुष विचलित रहा। दिशा ने अपनी नजरें बाकी सब पर घुमाई और मुस्कुराए। सब लोग मजे करो। अगर किसी ने कोई और मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना कि मैंने मामला अपने हाथ में ले लिया, उसने चेतावनी दी। दिशा ने राघव के बगल में बैठी महिला की ओर देखा और कहा, प्रोफाउंड स्काई क्लान को इस दशक की मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उन्हें अगली मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने की भी अनुमति नहीं है। महिला का चेहरा पीला पड़ गया था। भीड़ उसे मायूसी भरी निगाहों से देख रही थी। प्रोफाउंड स्काई कबीले का अंत हो चुका था। वे बर्बाद हो चुके थे क्योंकि इस दशक की मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अगले दशक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका मतलब था कि वे ढेर सारे संसाधनों से हाथ धो बैठेंगे। दिशा अंततः चली गई। आरुष और उसके समूह की स्वागत भोज में कोई रुचि नहीं रही और उन्होंने एक साथ वहां से जाने का निर्णय लिया। इस बीच दिशा दूसरे हॉल में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वह कोई और नहीं बल्कि समारोह हॉल का प्रांगण प्रमुख था। दिशा ने उस पर मुस्कुराते हुए पूछा, चीफ वस्तल, क्या यह अकादमी प्रमुख थे जिन्होंने आपको यंग लॉर्ड ये को आमंत्रित करने के लिए कहा था? चीफ वस्तल ने सिर हिलाया, बिल्कुल। दिशा बिना कुछ कहे मुस्कुराती रही। चीफ वस्तल ने पूछा, छोटे क्यों, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ अजीब लगा? दिशा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, वह अपनी ताकत छिपा रहा था। कितना? कम से कम 60%। 60%। प्रमुख विशाल चुप हो गया। आरुष वास्तव में अंतरिक्ष समय क्षेत्र के साधक राघव को उसकी असली शक्ति के केवल 40% से ही मार सका। ऐसे में उससे सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता था। दिशा ने आगे कहा, मुझे लगता है मैं गलत हूं। अगर वह अपनी 60% शक्ति ही छिपा रहा होता तो अकादमी प्रमुख उसे कोई विशेष सुविधा नहीं देते। मुझे लगता है कि वह कम से कम 80% शक्ति छिपा रहा था। 80%। चीफ वस्तल की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह विचार कि आरुष ने अपनी पूरी शक्ति के केवल 20% से राघव को मार डाला बेतुका था। दिशा ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी, मुझे लोकेश की ज्यादा चिंता है। चीफ वस्तल थोड़ा उलझन में थे। लोकेश? दिशा ने सिर हिलाया और बताया, मुझे लगता है कि भोज में सभी लोगों में से वह सबसे रहस्यमय है। देवगिरी के उस व्यक्ति से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की एक दूसरे से तुलना करना उचित है, क्योंकि देवगिरी का वह व्यक्ति इतिहास में तीसरा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। चीफ वस्तल ने पूछा, तीसरे? पहले और दूसरे कौन है? दिशा ने अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट भरकर कहा, तलवार मास्टर और अनगुशी। चीफ वस्तल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। दिशा हंसी और बोली, मुझे कहना पड़ेगा कि देवगिरी के उस व्यक्ति की पीढ़ी में पैदा होना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। गरुराज दिव्य महाद्वीप की शक्तियां भी उस पर नजर रख रही हैं। सचमुच? चीफ वस्तल ने पूछा। दिशा ने सिर हिलाया, उन्होंने तो किसी को नीचे भेजकर उसे ले जाने के लिए कहा है। जैसे ही वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, मुझे लगता है कि वे उसे तुरंत गरुराज दिव्य महाद्वीप ले जाएंगे। वे इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैंने सुना है कि यह कुछ हद तक डेस्टिनी कॉन्टेस्ट से जुड़ा है, लेकिन मुझे इसकी बारीकियों के बारे में ठीक से पता नहीं है। उन्होंने देवगिरी के उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने का फैसला किया।
चीफ वस्टल ने सिर हिलाया और आह भरी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आगामी मार्शल प्रतियोगिता के परिणाम पहले ही तय हो चुके हैं। दिशा ने शांत रहते हुए कहा, अमर खजाने मंडप ने भविष्यवाणी की है कि देवगिरी पहले स्थान पर आएगी जबकि नीलगिरी दूसरे स्थान पर आएगी। चीफ वस्टल ने पूछा, वाजयगढ़ के बारे में क्या? दिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैंने जो देखा है उसके अनुसार मुझे लगता है कि वे शीर्ष 10 में होंगे। ये तो बहुत अच्छा नतीजा है। इतने सालों में VAJYGAD की रैंकिंग हमेशा सबसे निचले स्तर पर रही है। चीफ वस्टल ने सिर हिलाया और फिर कुछ देर रुके। आरुष के बारे में आपके क्या विचार हैं? दिशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वह प्रतिभाशाली है पर बहुत जल्दबाज है। उसे अपनी सच्ची भावनाएं कब छिपानी हैं, ये भी नहीं पता। मुझे लगता है उसके लिए कुछ बड़ा कर पाना मुश्किल होगा। आरुष और उसका समूह समारोह स्थल से निकलकर सान्याल निवास की ओर चल पड़ा। रास्ते में आरुष ने रूठे हुए मोहन को देखा और हंस पड़ा। क्या तुम अभी भी परेशान हो? उसने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रोफाउंड स्काई कबीले से है। खैर, अब तो साफ हो गया है कि जब उसने आपसे संपर्क किया था तो उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बात पर नाराज होना बंद कर देना चाहिए। ऐसे किसी के लिए अपनी नींद खराब करना ठीक नहीं है, आरुष ने कहा। हाँ, तुम सही हो, मोहन ने सिर हिलाया। आरुष ने आगे कहा, प्रोफाउंड स्काई क्लान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वे इस मामले को यूं ही छोड़ देंगे। मोहन हंसा और बोला, चिंता मत करो, मार्शल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले वे हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना वे गुरुराज अकादमी को अपना दुश्मन बना लेंगे। वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। आरुष ने सहमति में सिर हिलाया, हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। मोहन ने कहा, हाँ, खैर मैं कल गुरुराज अकादमी जा रहा हूं और उनके परीक्षण टावर में साधना करूंगा। मुझे यकीन है कि वहां के परीक्षण टावर निचले क्षेत्र के हमारे परीक्षण टावरों से बेहतर होंगे। जरूर, मजे करो, आरुष ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि आज रात तुम दोनों के पास करने के लिए कुछ और नहीं है? मोहन इस समझ से परे सवाल से स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। धिक्कार है, ये साला हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह सूरज की ओर देखने से पहले केवल आरुष को घूर सकता था। सूरज, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मेरे साथ आओ, उसने कहा। सूरज ने आरुष और काव्या की तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। वह थोड़ा नादान जरूर था पर अनजान नहीं था। जल्द ही वे दोनों गायब हो गए, आरुष और काव्या को अकेला छोड़कर। काव्या ने हंसते हुए चुप्पी तोड़ी। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बता रहा है कि मुख्य छात्र प्रतिनिधि लुओ को नाराज करने की तुम्हें इसलिए परवाह नहीं थी क्योंकि तुम उसे पहले ही नाराज कर चुके हो। आरुष शांत रहा और बोला, मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। क्या ऐसा है? मुझे इसकी परवाह क्यों होगी कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है? वह अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी की मुख्य छात्र प्रतिनिधि हैं। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, उसकी हैसियत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं उससे ध्यान देने की भीख नहीं मांगूंगा और मुझे उसकी मदद की भी जरूरत नहीं है। वो देखने में भले ही मिलनसार लगती हो लेकिन असल में बहुत घमंडी है। मुझे लगता है अगर मैं उसके जूते चाटने लगूं तो वो मुझे नीची नजरों से देखेगी। काव्या मुस्कुराए। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आरुष ने सिर हिलाकर बीच में ही टोक दिया। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं किसी और औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता। काव्या की मुस्कान और गहरी हो गई। दोनों छोटी छोटी बातों पर बातचीत करते हुए धीरे धीरे सान्याल निवास की ओर चल पड़े और कुल मिलाकर यह एक हृदयस्पर्शी रात थी। सान्याल निवास पहुंचकर काव्या अपने कमरे में लौट गई, जबकि आरुष वहां से निकलकर सीधे गुरुराज अकादमी की एक ट्रायल चोटियों पर चला गया। वह अपने जागने के एक पल को भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने आगे बढ़कर साधना करने का फैसला किया। वह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी में 36 परीक्षण कार्यक्रम थे और उनमें से प्रत्येक अनोखा था। आरुष ने इस पर काफी देर तक विचार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेस टाइम की समझ को निखारने के लिए उपयुक्त एक परीक्षण टॉवर चुनने का निर्णय लिया। परीक्षण टॉवर ने AARUSH को न केवल स्पेस टाइम को समझने में मदद की, बल्कि स्पेस टाइम हेरफेर, स्पेस टाइम गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम घनत्व और स्पेस टाइम शक्ति को भी समझने में मदद की। AARUSH ने स्पेस टाइम गुरुत्वाकर्षण पर काम करना चुना। उनका लक्ष्य भारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने तत्काल मृत्यु प्रहार का प्रशिक्षण लेना था। आरुष जल्द ही उस परीक्षण मीनार के सामने पहुंच गया जिसे उसने चुना था और उसने देखा कि यह निचले क्षेत्र के परीक्षण मीनारों जैसा ही था। इसकी भी 9 मंजिलें थीं।
पहली मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण की एक अतिरिक्त परत कार्य कर रही थी, जबकि दूसरी मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण की 2 अतिरिक्त परतें कार्य कर रही थीं, और इसी तरह आगे भी। सबसे ऊंची मंजिल 9वीं मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण की 9 अतिरिक्त परतें कार्य कर रही थीं। आरुष ने स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंपे और पहली मंजिल में प्रवेश किया। उसे अचानक भारीपन का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर टूट पड़ी हो। उसने एक विचार से तलवार की एक शक्ति को बुलाया और उसे उड़ा दिया। उसने तुरंत देखा कि तलवार की वह शक्ति सामान्य से धीमी गति से उड़ रही थी। ये निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण था। इन विशेष परिस्थितियों में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने से पहले आरुष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह एक पागल की तरह प्रशिक्षण ले रहा था। उसने अपनी तलवारबाजी तब तक बार बार दोहराई जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गया। आरुष ने यही क्रम तब तक दोहराया जब तक कि उसे पहली मंजिल पर स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण की आदत नहीं हो गई। उसकी तलवार की ऊर्जा अब बाहर भी उसी गति से यात्रा कर सकती थी, इसलिए आरुष निर्णायक रूप से दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 5वें दिन आरुष चौथी मंजिल पर पहुंच चुका था। हालांकि चौथी मंजिल पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बाहरी दुनिया की तुलना में चौथी मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण की 4 अतिरिक्त परतें थीं। अगर वह सीधे चौथी मंजिल पर चला जाता तो 1 इंच भी हिल नहीं पाता। उसने गहरी सांसें ली और धीरे धीरे अपनी तलवार की ऊर्जा को इकट्ठा किया। आरुष ने हाल ही में पाया था कि दबाव में साधना करने से उसकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति में भी सुधार होता है। शुरुआत में इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसकी तलवार की ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत धीमी हो गई थी। आज भी यही स्थिति थी, लेकिन आरुष टावर के गुरुत्वाकर्षण के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसमें सुधार हो रहा था। छोटे पगोडा की आवाज छोटे पगोडा में गूंज उठी। उसने कहा, "यह बदमाश मुझे सचमुच किसी की याद दिलाता है।" रहस्यमयी आवाज ने अनुमान लगाया, "उसके पिता।" छोटे पगोडा ने कहा, "नहीं, उसके दादा।" रहस्यमयी आवाज शांत हो गई। लिटिल पैगोडा ने आगे कहा, "वह अपने दादा जितना कट्टर तो नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का स्तर लगभग उसके दादा जैसा ही है।" कुछ पलों की खामोशी के बाद रहस्यमयी आवाज ने कहा, "मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बार बार डराना नहीं चाहिए और उसे यह यकीन नहीं दिलाना चाहिए कि वह सचमुच एक नाजायज बच्चा है। मुझे लगता है कि इस तरह तो वह खतरे में पड़ जाएगा। जरा देखो, वह जल्द से जल्द मजबूत बनने की कितनी कोशिश कर रहा है। उसे देखकर ही मेरा दिल दुख रहा है।" लिटिल पैगोडा ने जवाब दिया, "क्या आप सचमुच सोचते हैं कि भविष्य में उसे जो कुछ झेलना पड़ेगा, वह उसे यह सोचने पर मजबूर करने से भी अधिक खतरनाक है कि वह एक नाजायज संतान है? ठीक है, तो फिर उसे और भी डराओ। डराओ पर मार मत डालो।" छोटे पगोडा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।